कि अगर हम अपने दांतों की ओरल हेल्थ को अच्छा ना रखें तो क्या इसका हमारी बॉडी के और भी ऑर्गन्स के ऊपर या हमारी बॉडी के ऊपर ओवरऑल इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है? लेकिन इनडायरेक्ट वे में सलाइवा में ब्लड के थ्रू माउथ में शुगर का लेवल बढ़ जाता है जब पेशेंट डायबिटिक है तो कोई भी इन्फेक्शन होगा और बॉडी के अंदर शुगर है, सलाइवा के अंदर शुगर आ रही है, तो वो क्या है, वो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेन फूड जो होता है वो आपकी शुगर होती है। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अशरफ, और आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे टीथ के ऊपर। टीथ जो कि हमारी बॉडी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, लेकिन क्या ये दांत सिर्फ चमकाने के लिए हैं? क्या ये दांत सिर्फ इसलिए हैं कि एक अच्छी स्माइल बिखेर सकें, या इन दांत का बॉडी के अंदर और भी कुछ इम्पोर्टेंट रोल है? तो इसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं लखनऊ के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर अंकित बहल सर। सर जो है काफ़ी पहले से जो है इस प्रैक्टिस के अंदर हैं और सर की अपनी क्लिनिक भी है। सो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम सर से बात करेंगे। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू डॉक्टर अशरफ, थैंक यू वेरी मच। तो सर, इससे पहले कि हम अपने पॉडकास्ट में आगे बढ़ें, सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, और प्लस ये है कि आपको इस फील्ड के अंदर, डेंटल फील्ड के अंदर प्रैक्टिस करते हुए कितना साल हो गया, और आपकी क्लिनिक कहाँ है, कुछ इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा मुझे इनवाइट करने के लिए कि मैं अपने इंसाइट्स डेंटल के बारे में आपके माध्यम से हम आपके ऑडियंस तक पहुंचा सकें। मैं डॉक्टर अंकित बहल हूं और मैं डेंटल सर्जन हूं और मुझे 21 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। मैंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ से AMU से करी है और मैं पिछले 15 साल से लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आशियाना क्षेत्र में विजय डेंटल क्लिनिक के नाम से। अच्छा सर, तो आपने वहाँ से BDS किया था? हाँ जी, BDS अच्छा, किया है मैंने। और सर कब किया था आपने BDS? मैंने 2003 में पास किया है वहाँ से। ओके। और मैं एक जनरल डेंटिस्ट हूँ, लेकिन मैंने बीच में कई कोर्सेज करता रहा हूँ मैं, और मैं स्पेशलाइज करता हूँ डेंटल इम्प्लांट्स में और रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, और स्माइल डिज़ाइनिंग मेरा फेवरेट टॉपिक्स हैं। अच्छा, मतलब कि आप लोगों के चेहरे पे अच्छी स्माइल देने के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, राइट राइट। क्योंकि स्माइल जो है वो, मतलब कि अगर किसी की अच्छी स्माइल है तो वो अपनी स्माइल से ही पूरी दुनिया जीत लेता है। करेक्ट। तो उसमें आप जो है अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो सर आपसे क्वेश्चन मेरा ये था कि पुअर ओरल हेल्थ, कि अगर हम अपने दांतों की ओरल हेल्थ को अच्छा ना रखें तो क्या इसका हमारी बॉडी के और भी ऑर्गन्स के ऊपर या हमारी बॉडी के ऊपर ओवरऑल इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है? जी बिल्कुल होता है डॉक्टर अशरफ। मैं एक सिंपल एनालॉजी से बात करना चाहूँगा जी। कि हमारे दांत भी बॉडी के और दूसरे ऑर्गन्स की तरह ही एक ऑर्गन है। अगर नेचर ने वो बनाया है तो किसी पर्पस के लिए बनाया है। डेफिनेटली। तो अगर हमारे 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 2 पैर हैं और दांत 32 हैं, हम्म। तो लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा दांत हैं, एक दो कम हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए लोग, शायद हमें ऐसा लगता है एज अ डेंटिस्ट, कि लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं दांतों के ऊपर, बहुत इग्नोरेंट हैं लोग अपने दांत को इग्नोरेंट लेकर। हैं। जी जी। लेकिन हमारे पास उंगलियां भी 10 हैं और पैर जोड़ दे तो 20 उंगलियां हैं। जी जी। क्या एक उंगली कम हो जाएगी तो लोग खुश रहेंगे? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं बिल्कुल रहेंगे, नहीं। क्योंकि हर एक उंगली का अपना रोल है। उसी तरह हर एक दांत का अपना रोल है, हम्म। तो दांतों को भी उसी तरीके से लिया जाना चाहिए। अच्छा। अच्छा सर, क्योंकि मैं बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट, तो क्या सर डेंटल हेल्थ का और डायबिटीज़ का भी कुछ रिलेशन है? जी बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़ की वजह से डायरेक्ट माउथ में कोई बीमारियां होने का तो चांसेस नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सलाइवा में ब्लड के थ्रू माउथ में शुगर का लेवल बढ़ जाता है जब पेशेंट डायबिटिक है तो। और शुगर, जैसे आप समझते हैं कि हर तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सबके लिए एक फूड है। तो बैक्टीरियल लोड माउथ में बढ़ने लगता है, हर तरह का इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ने लगते हैं।
तो डायबिटीज़ एक कैटलिस्ट का काम करता है, यानी कि अगर कोई बीमारी शुरू हो रही है तो उसको तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। तो हम अपने व्यूवर्स को बताते चलें कि जैसे सर ने कहा कि अगर हम डायबिटिक हैं तो हमें अपने डेंटल हेल्थ को लेके और भी केयरफुल होना होगा, क्योंकि अगर सलाइवा में जैसे ब्लड शुगर बढ़ जाएगी तो बेसिकली क्या है कि अगर हमारे दांतों के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगा, तो सर ने बोला कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम होता है कि चीज़ों को एग्जरेट कर देता है, बढ़ा देता है। तो कोई भी इन्फेक्शन होगा और बॉडी के अंदर शुगर है, सलाइवा के अंदर शुगर आ रही है, तो वो क्या है, वो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेन फूड जो होता है वो आपकी शुगर होती है। और शुगर जब ज़्यादा होगी तो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा तो वो जो डिजीज़ हल्की है उसको बढ़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। क्या मैं सही हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक। ओके। अच्छा सर, एक आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछना था कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे हमें मालूम हो कि हमारे दांतों के अंदर कुछ कुछ हो रहा है? एज अ ले पर्सन मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि 3-4 ही मेजर सिम्टम्स होते हैं जिनसे कि लोगों को ये समझ में आ सकता है। जैसे सबसे पहले तो दांत में किसी में दर्द हो रहा है, सेंसिटिविटी यानी ठंडा गर्म लगता है, हो सकता है किसी एक दांत में लग रहा हो सकता है सारे दांतों में लग रहा हो, जी। ठंडा गर्म खट्टा ये सब एहसास होता है। कई बार पेशेंट ये कंप्लेन करके आते हैं कि किसी एक ही साइड में खाना बराबर फंस रहा है, या मुंह से स्मेल आ रही है, या ब्रश करने में या खाने पीने में मसूड़ों से ब्लड आ रहा है। ये सब कॉमन सिम्टम्स है जिससे कि पेशेंट हमारे पास आते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने बताया, एक तो दांतों में दर्द बता दिया, एक बैड ब्रेथ बता दिया, एक तो है ठंडा ठंडा गर्म लग रहा है, गरम लगना, ब्लीडिंग गम्स हैं। एक ब्लीडिंग का। तो ये मोटी मोटी 4 सिम्टम्स हैं जिससे कि अगर ये किसी भी पेशेंट के अंदर हो तो हमें हमेशा ये अपने दांतों की हेल्थ को लेके एक्टिव हो जाना चाहिए, है ना। ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे कि हमें ये मालूम होगा कि हमारे दांत में कुछ कुछ हो रहा है। क्यों सर? बिल्कुल। सर ये बात ये आपसे पूछनी थी कि इसमें क्या क्या प्रिवेंटिव डेंटल प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर सकते हैं कि हमारे दांत जो है हेल्दी रहें? 4-5 बहुत कॉमन प्रिवेंटिव डेंटल प्रैक्टिसेस हैं सर, जो कि हर कोई बहुत इजीली कर सकता है, और इससे दांतों की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, जल्दी किसी तरह की बीमारियां पकड़ता नहीं है। सबसे पहला तो यही है कि सुबह ब्रश करें और रात में भी सोने के पहले ब्रश करें। साथ में कोई माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हैं, फ्लॉसिंग यूज़ कर सकते हैं। फ्लॉस एक थ्रेड के जैसा होता है जिससे दांतों के बीच में से सफाई की जाती है, जहाँ तक हमारा ब्रश नॉर्मली नहीं पहुँच पाता। सर आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। पहले हमारे जो फादर हमेशा एक तागा लेके अपने दांतों को, क्या फ्लॉस क्या मोर और लेस वैसे ही कुछ मोर और चीज़? लेस वैसा ही होता है। वैसा ही होता है। हाँ। अच्छा। एक वैक्स कोटेड थ्रेड होता है, कॉटन थ्रेड होता है पतला सा, उसके ओके। ऊपर वैक्स की कोटिंग रहती है जिससे कि वो सॉफ्टली दांतों के बीच में जा सके इजीली, और कोई हार्म नहीं करे। और कोई हार्म नहीं करे। ओके। इसके अलावा अपने डाइट के ऊपर ध्यान रखना है कि कौन सी शुगर रिच और स्टिकी फूड्स को अवॉइड करना है, और फाइब्रस फूड्स ज़्यादा लेने हैं, बैलेंस डाइट ज़्यादा लेनी है, हर घंटे 2 घंटे पे खाते पीते नहीं रहना है, और एक सबके बाद भी एक रेगुलर चेकअप 6 महीने पर या साल में ज़रूर होते रहना चाहिए। ज़रूर है। और बहुत लेट नाइट खाना भी नहीं है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि अमूमन हम लोग क्या है कि जैसे लेट नाइट जागने वाले जैसे स्टूडेंट्स हैं, या आईटी सेक्टर में जैसे लोग लेट नाइट जाग रहे हैं और बहुत देर देर तक काम कर रहे हैं, तो अमूमन क्या होता है कि रात के सुकून में अक्सर ये होता है कि स्ट्रेस जब होता है तो मन करता है कि इंसान कुछ ना कुछ खाए। तो अमूमन जहाँ पे हमें हेल्दी फूड्स खाने चाहिए वहाँ पे इंसान कभी बर्गर खा लेता है, कभी चाउमीन खा लेता है, कभी कोई फास्ट फूड खा लेता है। नो डाउट पेट तो उसका भर जाता है, लेकिन वो सारी चीज़ें जब रात भर आपके गम्स में उनका एक्सपोजर रहता है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के आपके दांत को भी हार्म पहुंचा रही होती हैं। एम आई राइट सर? बिल्कुल सर। इसमें सर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। जी। हम हमेशा अपने सभी पेशेंट्स को बोलते हैं कि यदि आप अच्छे दांत रखना चाहते हैं तो रात में ब्रश करिए, और यदि अच्छे दोस्त रखना चाहते हैं तो सुबह ब्रश करिए। ओके। और अगर एक ही टाइम ब्रश करना है तो रात में करिए। ओके। तो मतलब कि अगर दोनों को चाहिए
तो सुबह शाम करें, अगर दोनों में से कोई एक है तो चॉइस इज योर्स। तो रात में करें। तो रात में करें, अच्छा, उसमें भी रात इज मोर क्योंकि इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो हमें तभी। ओके, तो अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों में इसको शेयर करें, क्योंकि आपका ये छोटा सा शेयर किसी के दांतों को बचा सकता है और बहुत सारी जो दांतों की वजह से बॉडी के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको बचा सकता है। सो चलिए हम अपने सेकंड पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सर आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आप जो है जो डिजीज़ेस ऑफ द गम्स हैं उसके बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स को बताइए कि गम्स से रिलेटेड या टूथ से रिलेटेड कौन कौन सी कॉमन डिजीज़ेस हैं। सर कॉमनली जो मसूड़े से रिलेटेड या गम से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं उसको ब्रॉडली जो एक लेमैन है, एक जनरल इंसान है, वो उसको पायरिया के रूप में ही जानता है। ओके। लेकिन इसकी कई स्टेजेस हैं। इनिशियल स्टेजेस में इसको जिंजिवाइटिस बोला जाता है, यानी कि वो बीमारी केवल मसूड़े तक सीमित है। और लेटर स्टेजेस में इसको पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, यानी मसूड़े के साथ साथ वो अंदर बोन में भी जो अंदर जबड़ा है वहाँ तक भी वो इन्फेक्शन स्प्रेड करना शुरू हो चुका है। तो जब तक ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज में रहता है, जब तक ये जिंजिवाइटिस के स्टेज में रहता है, ये 100% क्योरेबल है। दांतों की सफाई करने से और कुछ मेडिकेशन साथ में कर लेने से पूरी तरह से ये बीमारी ठीक हो सकती है और कोई भी इसका परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन एक बार ये अंदर बोन में डैमेज करना शुरू कर देता है, जब ये स्टेज 3 में पहुंच जाता है, क्योर हम उसको उसके बाद भी कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सटेंसिव वर्क हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा काम हो जाता है, पेशेंट के विजिट्स ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दांतों को सेव किया जा सकता है, बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। बट स्टेज 4 आने में क्या होता है कि मसूड़ों से पस आने लगता है, दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर इसको मतलब टीथ को ट्रीटमेंट के बाद भी सेव करना कभी कभी हमारे हाथ में नहीं रहता। ओके, तो उस कंडीशन में सर फिर हम क्या करते हैं? फिर वो टीथ रिमूव करके वहाँ पे आर्टिफिशियल टीथ लगाने का ही ऑप्शन रहता है। अच्छा, वही ऑप्शन रहता है। अच्छा, सो सर एक क्वेश्चन हमारा ये था कि जो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशंस हैं जी, ये किस तरीके से क्या हमारे अदर ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे इन रिलेशन टू आवर हार्ट और आवर इम्यून सिस्टम, क्या इनका इससे भी कोई रिलेशन है? जी सर, बहुत बड़ा रिलेशन है। और जैसे जैसे स्टडीज़ हो रही है, जैसे जैसे साइंस एडवांस कर रहा है, हमने ये पाया है कि मुंह से जितने भी बैक्टीरिया हैं ये 3 तरीके से बॉडी में स्प्रेड कर सकते हैं। खाने के साथ वो हमारे पेट में जाते हैं और पेट से वो बॉडी में स्प्रेड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ये सांस की नली और मुंह खाने की नली गले में एक जैसे पास पास होती है, तो ये उसके थ्रू, सांस की नली के थ्रू लंग्स में जा सकता है और लंग्स के थ्रू ये पूरी बॉडी में स्प्रेड कर सकता है। और तीसरा, जब मसूड़ों में सूजन होती है या घाव होता है मुंह में, तो बैक्टीरिया डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, मुंह से डायरेक्ट ब्लड में भी पहुंच सकते हैं। ओके। और इसके साथ क्या है कि ये सारी जो बीमारियां हैं ये क्रोनिक बीमारियों में आती हैं। जो पायरिया की बीमारी है या और कई तरह की डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये क्रोनिक यानी कि धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारियां जो क्रोनिक होती हैं। तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी में कई तरह की और प्रॉब्लम्स भी कर सकती है। ऐसा पाया गया है कि जैसे प्रेगनेंसी में यदि पायरिया की परेशानी है मदर को, तो जो न्यूबॉर्न बेबी है वो प्री टर्म हो सकता है, यानी 9 मंथ की जगह 7th मंथ में डिलीवरी होने के चांसेस हो जाते हैं, 8th मंथ में होने के चांसेस हो जाते हैं। और सेकंड चीज़ पाई गई है कि जो बच्चा पैदा होता है उसका वज़न जनरल एक एवरेज से कम रहता है। तो लो बर्थ वेट एंड प्री टर्म डिलीवरी, ये दोनों चीज़ें पायरिया से जोड़ी गई हैं। ओके। हाँ, इसके अलावा अगर ये बैक्टीरिया लंग्स में जाने लगते हैं तो न्यूमोनिया के चांसेस रहते हैं। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का डायरेक्ट रिलेशन ओरल माउथ इन्फेक्शंस के साथ है। अगर ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हार्ट तक पहुंचता है तो कई तरह की ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, बैक्टीरिया प्लाक क्रिएट कर सकते हैं, उससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही अगर ये ब्रेन तक चला जाए ब्लड के थ्रू तो ब्रेन स्ट्रोक भी कर सकता है। तो इस तरह से कई ऐसी चीज़ें हैं। इवन अभी तो रिसर्च चल रही है कि कई कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी रिलेशन देखा गया है। क्या बात कर रहे हैं सर? जी
इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी? हाँ, अब ये अंडर रिसर्च है। अच्छा। बट हाँ, क्योंकि अभी तक तो मैं सोचता था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे डायबिटीज़ के अंदर बहुत कॉमन है, अक्सर पेशेंट्स आते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन से। तो अभी तो हम इनको यही कहते कहते हैं कि अपनी शुगर को कंट्रोल करिए, है ना, तो आपके जो है ये चीज़ें वापस आ जाएंगी, है ना। लेकिन अब आपने कह दिया इसका जो है डेंटल हेल्थ से भी रिलेशन है, तो ये तो बड़ा ही मतलब कि इंफॉर्मेटिव और बड़ा सा नया एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जी। जिस पे कि डेफिनेट है काम होना चाहिए। तो जैसा कि सर ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया कि किस तरीके से जो है हमारी हेल्दी गम्स अगर हमारे रहेंगे तो किस तरीके से हम बहुत सारी सिस्टमिक डिजीज़ से बच जाएंगे, और अगर हमारे हेल्दी गम्स नहीं रहेंगे और इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं तो किस तरीके से हमें हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ जाती है, और कभी कभी जो है स्ट्रोक की भी, और जैसे लंग को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो मतलब कि दांतों का इन्फेक्शन इतना आसान और इतना सस्ता नहीं है जितना कि देखने में लगता है। सो हमें अपने डेंटल केयर को लेके बहुत ही ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, और हमें लगता है कि इस टॉपिक पे और भी बातें होनी चाहिए और पब्लिक को इसको लेके और अवेयर करना चाहिए, और इसमें जो है और अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाने चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी डेंटल हेल्थ को और अच्छा रखें। आगे बढ़ते हैं। सर ये एक बात आपसे ये पूछनी थी कि क्या किसी भी तरीके का रिलेशन है डेंटल हेल्थ का इन रिलेशन टू आवर स्लीप साइकिल, इस टाइप का कुछ है? सर, डेंटल हेल्थ का अगेन डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है स्लीप साइकिल से, लेकिन स्लीप एपनिया के पेशेंट्स का हम लोग एक डेंटल एंटी स्नोरिंग अप्लायंस आता है, उससे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओके। तो स्लीप एपनिया से डेंटल रिलेशन ये है कि ज़्यादातर जो स्लीप एपनिया के पेशेंट्स है खर्राटे लेते हैं सर मैं बेसिकली। आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि स्लीप एपनिया क्या होता है? स्लीप एपनिया बेसिकली सोते समय सांस रुक जाना, वो कुछ क्षण के लिए हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है जिसको एपनिया कहते हैं, और यदि ये बहुत ज़्यादा होने लगे तो ये डेथ भी कर सकता है। तो एक ये नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने के लिए यही है ओके। स्लीप एपनिया। इसके नॉर्मल सिम्टम्स जो हमें दिखाई देते हैं, वो पेशेंट को खर्राटे, बहुत तेज़ खर्राटे आते हैं, और दिन में पूरी रात नींद लेने के बाद भी उसको लगता है कि दिन में अभी हम फ्रेश नहीं हैं, नींद पूरी नहीं हुई और सोने की इच्छा रहती है, थकान रह सकती है। बाकी और रिलेशन देखा गया है कि स्लीप एपनिया का रिलेशन बीपी के साथ भी है, थायराइड्स के साथ भी है, शुगर के साथ भी है, और भी कई क्रोनिक तो सर डिजीजेस अगर के साथ है। एक बात पूछें कि अगर कोई बंदा खर्राटे ले रहा है तो क्या उसको स्लीप एपनिया है? नहीं, हर खर्राटे लेने वाले को स्लीप एपनिया नहीं है, ओके। लेकिन हर स्लीप एपनिया का पेशेंट खर्राटे ज़रूर लेता है। ओके ओके। मतलब हर स्लीप एपनिया के पेशेंट को खर्राटे इज़ मैंडेटरी, हाँ, लेकिन जिसको खर्राटे आने ज़रूरी नहीं है कि वो उसको सभी स्लीप को एपनिया स्लीप है एपनिया। है ना। नहीं तो खर्राटे तो अक्सर लोग लेते हैं, कभी कभी बहुत थकन हो जाती है जी तो जो है खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। जी। तो चलिए सर, बहुत अच्छी। सर, मैं ऐड करना चाहूँगा हाँ बिल्कुल। कि स्लीप एपनिया दो तीन तरीके का हो सकता है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि जो सांस की नली है उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिस वजह से कि लंग्स को या बॉडी को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है। उस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं डेंटल डिवाइसेस के थ्रू, जो कि नॉर्मल से बहुत आसान है और इजी टू यूज़। अच्छा, चलिए सर, बहुत आपने बहुत अच्छे इस पे हम लोग को बताया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताता चलूँ। आई एम डॉक्टर अशरफ, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड जनरल फिजिशियन प्रैक्टिसिंग एट मेडनॉल डायबिटिक केयर लखनऊ। हमारा एक सेंटर है मेडनॉल डायबिटिक केयर जो कि लखनऊ में है। हमारी ऑल ओवर इंडिया जो है फ़िलहाल 5 ब्रांचेस हैं, और बेसिकली हम जो है ब्लड प्रेशर, थायराइड और डायबिटीज़ के कंसल्टेशन में डील करते हैं। हमारी क्लिनिक पे आके आप अपना ऑफलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, और जो
लोग जो है जो इंडिया के अदर पार्ट्स में रहते हैं, जो नहीं आ सकते हैं, वो हमसे जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और आपको कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है, ये सब जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। तो सर, नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे ये जानेंगे व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर अ हेल्दियर माउथ एंड बॉडी, कि क्या हमारी डेली हैबिट्स होनी चाहिए, जैसे रिगार्डिंग टू ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, माउथ वॉश यूज़ एंड रेगुलर डेंटल, मतलब इस पे से हल्का सा आप थोड़ा बता दीजिए। सर देखिए, बेसिकली हमारे, आपके और दुनिया में सभी के माउथ में लाखों तरीके के बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह हर समय मौजूद हैं। और इसको हम कभी भी ज़ीरो पर नहीं ला सकते, कोई भी नहीं ला सकता, क्योंकि ये एक नेचुरल है। लेकिन उसमें से कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ खराब बैक्टीरिया होते हैं। तो बेसिकली ये एक लड़ाई चल रही है अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच में, जो हर एक के माउथ में है, हर एक के बॉडी में भी ऐसा ही चल रहा है। खराब बैक्टीरिया या इन्फेक्शंस हमारे ऊपर हर समय अटैक कर रहे हैं। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, वो उनसे फाइट कर रहा है। जब वो डिफेंस सिस्टम फेल होता है तभी इन्फेक्शन पकड़ता है। इसी तरह माउथ में भी जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तभी कई तरह की दांतों की बीमारियां आती हैं। तो हमें बेसिकली दो अप्रोच पे चलना है। एक तो जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो बढ़ें, और जो खराब बैक्टीरिया हैं वो कम हो जी। यही दो अप्रोच है। तो अच्छे बैक्टीरिया को हमें बढ़ाना कैसे है? फाइबर रिच डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, वाइटामिन्स, मिनरल्स सब तरीके के, कैल्शियम और जो विटामिन सी, डी, ई, ये तीनों वाइटामिन्स जो हैं डेंटल हेल्थ के लिए अच्छे, ओरल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। कैल्शियम रिच फूड होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, दोनों टाइम ब्रश करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें करके हम अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ा रहे हैं। और बुरे बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया को कम कैसे कर रहे हैं? जो शुगर रिच डाइट है, जो सॉफ्ट डाइट है, हर घंटे 2 घंटे पे कुछ ना कुछ मंचिंग करना, कुछ ना कुछ खाते रहना। क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम एक बार, भले ही हम चाय का एक सिप भी लेते हैं, तो उसके बाद अगले आधे घंटे तक मुंह का एनवायरनमेंट एसिडिक रहता है और दांत वीक रहते हैं। तो यदि हम हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे खा रहे हैं कुछ, तो उसके बाद हर आधे घंटे के लिए हम दांतों के ऊपर एक एसिडिक एनवायरनमेंट दे रहे हैं, जो कि बैड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और दांतों को वीक करता है। तो हर 2-2 घंटे पे, हर 1-1 घंटे पे खाते नहीं रहना है। जो अपना एक निश्चित रूटीन है उसके हिसाब से चलना चाहिए। और सर, यहाँ खाना मजबूरी हो, जैसे डायबिटीज़, यहाँ पे छोटे छोटे मील्स लेने हैं, तो उसके लिए सर फिर एड ऑन हमें कुछ सप्लीमेंटेशन करने होते हैं। स्पेशल तरीके के कुछ पेस्ट आते हैं जो कि एंटी कैविटी पेस्ट होते हैं, या वो दांतों की बीमारियों से बचाने में हेल्प करते हैं। अच्छा, जैसे है कि फॉर एग्जांपल जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर जैसे हर उनको शॉर्ट ड्यूरेशन में मील्स लेने होते हैं, अगर क्या उसके बाद अगर हम मील्स लेने के बाद माउथ वॉश कर लें तो क्या विल दैट बी सफिशिएंट? सर, नेचर ने बॉडी को ऐसा बनाया है कि वो अपनी बहुत सारी चीज़ें खुद ही हील कर लेती है। तो यदि हम आधे घंटे तक कुछ नहीं कर रहे हैं खाने के बाद, तो आधे घंटे में सब कुछ जो डैमेज दांतों में हुआ है वो सब सेल्फ रिपेयर हो जाता है। सलाइवा उसको सब वापस रिपेयर कर देता है। तो कुछ भी ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा। और साथ में हमें अपना डेंटल चेकअप, जैसे आपने बताया, वो तो करवाते ही रहना है जी। तो हर 6 मंथली इज मोर देन सफिशिएंट? 6 मंथली चेकअप इज़ मोर देन सफिशिएंट। और साल में एक बार टीथ क्लीनिंग करा लेनी चाहिए। अच्छा सर, मेरे दिमाग में एक बड़ा एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत देर से हिट कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ पूछूं कि ना पूछूं, लेकिन चलिए पूछ ही लेता हूँ। सर, आजकल जो है फीमेल्स से अपने दांतों को चमकाने में लगी रहती हैं कि एकदम एक्ट्रेस जैसी स्माइल हो, एकदम दांत दूर से ही देखेंगे चमक रहे हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आर दे वो, क्या ये सही हैं या नहीं है? क्योंकि मैंने कुछ लोगों के ओपिनियन सुने हैं कि भाई उसको नहीं करवाना चाहिए, कि इनेमल जो हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो डैमेज हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इनेमल को डैमेज नहीं करती हैं। तो आज हम आपकी उससे सही चीज़ को सुनना चाहेंगे कि करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, या अगर करवाना चाहिए तो कौन करवा सकता है, अगर नहीं करवाना चाहिए तो कौन, किसको नहीं करवाना चाहिए।
इसके बारे में कुछ, ये आउट आउट ऑफ द वो है, लेकिन क्योंकि बहुत देर से हिट कर रहा था। नहीं सर, अगर हम दांतों की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं है। हाँ। और इंस्टाग्राम के और सेल्फी के ज़माने में जब हम क्लोजअप में चल रहे हैं तो दांत बहुत ज़रूरी हैं एक अट्रैक्टिव फेस के लिए या एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के लिए। तो यदि कोई कर रहा है अपने दांतों की मतलब लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए, बीमारी तो अलग चीज़ है, लेकिन कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई वर्क कर रहा है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। जहाँ तक टीथ वाइटनिंग से लेके इनेमल को डैमेज होने की बात है सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी तरह से एक मिथ है। अच्छा। हाँ, और कोई डैमेज नहीं होता है। अब कोई भी चीज़ एक्सेस में की जाएगी तो वो ज़रूर डैमेज करेगी, लेकिन वंस इन अ वाइल, साल में एक बार अगर कोई वाइटनिंग करा रहा है या वाइटनिंग टूथपेस्ट रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, वो कर रहा है अपने घर पे, तो इससे कोई भी डैमेज नहीं होता है, 1% भी डैमेज नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट सेशन में आने से पहले जो है आपको बताना चाहिए कि सर कुछ मिथ्स हैं जिसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि वो कितने मिथ हैं या फैक्ट हैं। जैसे ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे हल्की सी ब्लीडिंग तो हो रही है, इट्स नॉर्मल, तो इसके बारे में क्या कहना है? ब्लीडिंग गम्स आर नॉर्मल? नो सर, डेफिनेटली नॉट नॉर्मल। हाँ। लोकलाइज्ड प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसको कि हम पायरिया नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, और उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से कि ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं। तो ऐसे कई सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स हैं जो कई बार डेंटिस्ट डिटेक्ट कर लेते हैं कि विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। कोई बॉडी में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ही होते हैं जिसकी वजह से कि कहीं चोट लगती है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो उन केसेस में भी मसूड़ों में ब्लीडिंग ज़्यादा आने लगती है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, या आप बताएंगे दैट ओनली शुगरी फूड्स कॉज कैविटीज़? नो, ये तो बहुत ही गलत मिथ है। एक्चुअली शुगरी फूड्स भी उतना ही डैमेज करते हैं जितना कि स्टिकी फूड्स करते हैं, यानी कि पॉपकॉर्न और टॉफ़ी और चिप्स एक बराबर डैमेज कर रहा है हमारे दांतों को। सर फिर से हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। हाँ, क्योंकि रात में लोग चॉकलेट्स खाते हैं और कहते हैं इससे कुछ नहीं होता है ना? तो चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे पॉपकॉर्न हो, चाहे चिप्स हो, जो भी दांत में चिपक रहा है, तो वो कार्बोहाइड्रेट रिच है तो वो शुगर दे रहा है, वो बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद कर रहा है। और स्टिकी है तो वो ज़्यादा देर तक मुंह में रह रहा है। नॉर्मल खाना हमने खाया, वो हम अंदर घोंट गए, ख़त्म। लेकिन चिपचिपा खाना है, वो दांतों के ऊपर चिपका रहता है और आधे घंटे तक, 1 घंटे तक चिपका हुआ है, तो वो उतना ही अधिक डैमेज कर रहा है दांतों को। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी सर आपसे कि अक्सर लोगों के दांत में कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ हुआ, तो इन केस ऑफ गोइंग फॉर अ रूट कैनाल वो अपने दांतों को ही निकलवा देते हैं, कहते हैं चीज़ों को जड़ से ही ख़त्म कर दो, ना रहेगी जड़, ना होगा इन्फेक्शन। इस बारे में सर आपका क्या कहना है? अभी जैसे शुरुआत में सर मैंने कहा कि 32 दांत होते हैं, तो लोगों को लगता है एक आध कम हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर दांत की अपनी एक वैल्यू है। और अगर नेचर ने दांत दिए हैं तो बॉडी के हर अंग की तरह वो जीवन भर साथ निभाने के लिए दिए हैं। तो जब तक हो सके, मैं तो यही एडवाइस करूंगा, जब तक हो सके दांतों को सेव करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे स्टेज आ जाते हैं जबकि दांत को बचाना बहुत मुश्किल होता है, उस समय निकालना ही बेटर रहता है। तो निकलवाएं भी तो वहाँ पे आर्टिफिशियल लगवा लें, जिससे कि अगर हम 100% नेचुरल पे नहीं है तो 60-70% तक तो पहुँच सकें। तो सर बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉक रही आज आपके साथ। तो इससे पहले भी सर मैं इसको कंक्लूड करूं, जाने से पहले जो है आप हमारे व्यूवर्स को फाइनल क्लोजिंग रिमार्क कुछ देना चाहेंगे, जो कि जिसे कि हम कहें कि कैरी होम मैसेज? जी, तो प्लीज़। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरी होम मैसेज मैं आप सबको देना चाहूँगा अपने डॉक्टर अशरफ के चैनल के माध्यम से। एक एनालॉजी देता हूँ कि हम सब अपनी कार में, बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं। क्या उस पेट्रोल टैंक में आप मिट्टी डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, या कुछ भी और गंदा डाल सकते हैं? कितने दिन आप वो बाइक और कार चला पाएंगे? तो ये जो बॉडी है, ये आपकी कार का फ्यूल, यानी कि उसका जो खाना मिलता है वो इसी मुंह के माध्यम से मिलता है। आपको मुंह को कभी भी गंदा नहीं रखना है, क्योंकि वो गंदा रहेगा तो धीरे धीरे करके वो गंदगी, वो बैक्टीरिया आपके माउथ में जाएंगे, आपकी बॉडी में जाएंगे और बॉडी में कई तरह की बीमारियां करेंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से कहाँ क्या इन्फेक्शन हो गया।
तो ओरल हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि बाकी और बॉडी की हेल्थ पे आप ध्यान देते हैं। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंकित सर, जिन्होंने आज टीथ हेल्थ को लेके जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बात की। बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी नई थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सीखी, और उम्मीद करते हैं कि सर की टॉक से आपको भी बहुत फ़ायदा हुआ हो। तो प्लीज़, अगर सर की टॉक आपको अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आगे फ्यूचर में भी लेके आएँ, तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई एम डॉक्टर अशरफ, योर होस्ट। आपके लिए ऐसे ही हर संडे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू।